ठीक है, आज से हम फिजिक्स का शुरू करने वाले चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर सबसे पहले बहुत लोग शुरुआत कर देते हैं ऐसे ऐसे से, लेकिन हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले तुमको मैं बताऊंगा फोर्स क्या होता है, उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद में टेंशन क्या होगी। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद में एफबीडी बताऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद में हम शुरू करेंगे तो नॉन स्टॉप चलते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर 3 लॉज आते हैं, लेकिन इस साल हमारे तीनों के तीनों निकाल दिए गए हैं। और तो तुम्हें पढ़ा होगा तो भी उसका कोई फर्क नहीं होता है। इससे अच्छा तुमको ये चीज हमेशा ध्यान रखना होता है कि F इज इक्वल टू ma। इतनी चीज को ध्यान रखने का होता है। इससे सिर्फ मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पूरे के पूरे चैप्टर में ये हर जगह लागू होगा। इसके बाद वाले चैप्टर में भी क्या होगा, ये लागू होगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले फोर्सेस के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, फोर्स के अगर टाइप्स देखने जाए, 2 प्रकार का हो जाएगा। एक तो कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर कितने कितने आ जाते हैं अब मैं देख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स में बहुत आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। कांटेक्ट फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। उसके बाद में क्या आ जाता है, तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स आ जाता है। और सिंपल फोर्स लोगे तो वो भी फ्रिक्शन, सॉरी ये आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन सा आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। लेकिन हम ये 12वीं में पढ़ा जाता है और ये 11वीं में पढ़ाया जाता है, तो हम 11वीं कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे 11वीं। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स के ऊपर पूरा का पूरा हमारा फोकस होगा। ये इसको रटना हो तो रट के रख लेना आप कि F इज इक्वल टू m, क्योंकि इसी से बहुत कुछ काम होगा। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आता है, तुम्हारा वेट की बात आती है। अब समझ लो ये अर्थ है, ये कोई भी बॉडी ऑफ मास है। ठीक है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, कोई बॉडी है उसका मास m है, कोई बॉडी मास m है। ठीक है, अब ये बॉडी सबसे पहले अर्थ है। अर्थ क्या लगाता है, तुम्हारा एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये बॉडी को मैंने ऐसे हवा में फेंका तो ये क्या आ रहा है, तुम्हारा चौक हाथ में आया, मतलब तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। ये बॉडी को मैंने सीधा फेंका तो वो भी नीचे ही आएगा। वैसे ही मैं यहाँ से करूंगा तो सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लग रहा है। तो ये मास का जो वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तुम्हारे मास इंटू जी कर रहा है। बात को समझने की कोशिश करना कि ये बॉडी का जो वेट होगा ना, किसके बराबर होगा, एक तो वो बॉडी के मास के, और जो अर्थ के ऊपर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके। ये एक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखने का होता है कि वेट इज इक्वल टू mg। तो 2 टर्मिनोलॉजी हो गई है, एक तो सबसे पहले वेट इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू ma। ये 2 को तुमको मेन चीज याद रखने का होता है। ठीक है, ठीक है। अब वो वेट के अंदर हमने बोला जी मतलब क्या होता है, तुम्हारा ग्रेविटी होता है। बहुत लोग बोल देते हैं ये ग्रेविटी होता है, असली में ये ग्रेविटी नहीं होता है। ये क्या हो जाता है, ग्रेविटी ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। बात को समझना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ग्रेविटी क्या है, तुम्हारा ग्रेविटी एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब थियरी होता है। और जबकि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जब फिजिकल क्वांटिटी आएगा तब मैं बात बता दूंगा। अब जी की वैल्यू तुमको क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी कि ये 10 लेनी है कि 9 लेनी है, 9.8 लेनी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी तुमको बोला गया है वो तुमको लेनी है, लेकिन जो बोला गया है वही लेनी है, अपने हिसाब से मत लेना। क्वेश्चन में ना दिया हो तो 10 अप्रॉक्स, ज्यादातर 10 को ही तुम वैल्यू को माने रख के 10 ले लेना। ठीक है, वो वेट हो गया। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को बोला जाता है, यहां देखना, परपेंडिकुलर टू सरफेस, नहीं तो परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बात को समझाता हूं। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये है। अब तुमको बोल दिया कि इसका परपेंडिकुलर बना, तुम क्या बना दोगे, 90 डिग्री बनाओगे। ये तुमने बना दिया इसका 90 डिग्री। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब समझो ये कोई मास है। ठीक है, समझना, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये जो चीज है ना, ये तुमको सरफेस बता रहा है। ठीक है, अब अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन बनाना है, परपेंडिकुलर बनाऊंगा इसके, तो ये हुआ। अब बात को ध्यान रखने का होता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन वो होता है कि जो तुम्हारे सरफेस ने मास m के ऊपर लगाया। बात को समझना। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होता है कि जो मास ने तुम्हारे सरफेस के ऊपर लगाया, जो ऊपर वाला होगा वो सरफेस नहीं है, किसके ऊपर लगाया होगा, मास के ऊपर लगाया होगा। और जो नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मास ने सरफेस के ऊपर लगाया होता है। ये 2 चीज कॉन्सेप्ट समझना होता है। यही चीज परपेंडिकुलर का अपने यहाँ पे आ जाती है। देखो, असली जब बनाने जाओगे तुम, ये इंक्लाइंड प्लेन है, वो सब आज में अपने बताते जाएंगे। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर कभी ऐसे बनाया नहीं जाता है।
ठीक है, सिर्फ ऐसे बनाया जाएगा, ये तुमको समझाने के लिए मैं बताया, ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा सरफेस है। अब देखो अगर परपेंडिकुलर लेने जाओगा तो कोई भी पागल की तरह ऐसे मत कर देना, ठीक है, ये मास इधर है तो ये मास का परपेंडिकुलर बनाने जाऊंगा तो ये यहाँ पे n हो जाएगा और वही चीज का यहाँ पे n बनेगा। अब तुम बोलोगे कि दो n क्यों लिखा, बताता हूँ। ये जो n होगा वो क्या होगा, सरफेस नहीं मास के ऊपर लगाया होगा, मास ऑफ बॉडी m के ऊपर लगाया होगा, और ये हो जाएगा कि जो तुम्हारे सरफेस ने m के, जो तुम्हारे मास ने सरफेस के ऊपर लगाया होगा। ठीक है, बात को समझो, बाकी न्यूमेरिकल आगे तुमको देता हूं। ठीक है, ये तुमको एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अब सबसे पहले 10 सेकंड लो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये सरफेस के ऊपर मास ने कुछ लगाया, ये होगा तुम्हारा n, यही मास ने ये सरफेस के ऊपर लगा, ये हो जाएगा n। यही चीज देखो इंक्लाइंड प्लेन आते ही ये ऐसे हो जाएगा, समझना बात को, ये हो जाएगा n2। ये मास ने सरफेस के ऊपर लगा, ये हो जाएगा n2। ये यहां से लगा, ये हो जाएगा n3, और ये यहां नीचे लगा तो ये